everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to do second source of income, that is what income from house property. So आज हम इनकम टैक्स लॉ प्रैक्टिसेस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले, सेकंड हेड पढ़ने वाले हैं इनकम का, जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज. आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट कि हमारे 5 हेड्स हैं इनकम के. फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड उसके कौन से प्रोविजंस उसमें आते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं एंड उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हाउस होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं एंड आपके यूज़फुल होंगे आपको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन सॉल्व करने में. ओके, लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट हम डेफिनेशन देख देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी. सो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम वेयर एन एसएससी कैन अर्न मनी एंड इनकम. सो 5 सोर्सेज है इनकम के जहाँ से एक एसएससी इनकम अर्न कर सकता है. एंड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी इज ओनली हेड वेयर इनकम इज टैक्सेबल अंडर नोशन बेसिस. रेस्ट ऑफ ऑल हेड्स इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन एक्चुअल बेसिस. ठीक है. If any property is given on rental basis, then income earned from such property is called income from household property. So जो rental income होती है किसी भी बिल्डिंग और लैंड से, जो rental income हमें रिसीव्ड होती है, एक एसएससी को रिसीव्ड होती है, तो एसएससी चार्जेबल होता है उसका टैक्स पे करने का अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी. उसको पे करना पड़ता है किसके अंडर, किस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो जो बाकी के सारे हेड्स हैं वो एक्चुअल बेसिस पे इनकम पे टैक्सेबल होते हैं, बट जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है वो नोशन बेसिस पे भी क्या बोलते हैं, टैक्सेबल होती है. नोशन मतलब कि इनकम मिला भी नहीं है तो भी वो टैक्सेबल होगा. अब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 टाइप की प्रॉपर्टी आती है. फर्स्ट आता है लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. लेट आउट प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में LOP बोलते हैं. एंड लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मेरी कोई भी प्रॉपर्टी मैं किसी को रेंट पे देती हूँ और एंड उस रेंट से हमें इनकम रिसीव्ड होती है. जो भी इनकम मुझे को रिसीव्ड होगी वो टैक्सेबल होगी किसके अंदर, लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर. If the property is let out on rental basis, then income earned from such property is called let out property. So उसी को let out property बोलते हैं कि जब भी मेरी प्रॉपर्टी किसी को मैंने दी है रेंट पे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे let out property. नेक्स्ट अब आ जाता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मैंने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया और मैं ही खुद उस प्रॉपर्टी में रह रही हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अब आपको दोनों चीज़ क्लियर हो चुका है. सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं. इफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर हिज ओन रेजिडेंटल पर्पज देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. अगर हम अपने खुद के रेजिडेंटल, अपने खुद के रहने के पर्पज से किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी. फर्स्ट आ जाता है उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले हम इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं. फर्स्ट आ जाता है म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड आ जाता है इसमें फेयर रेंट एंड लास्ट वन इज एक्चुअल रेंट. जो आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे तब हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा. जो भी इन तीनों में से हायर होगा, हायर वैल्यू होगी जिसकी, वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा. इन तीनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उससे हम अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि है उसको हम क्या बोलते हैं, GAV. आपको डेफिनेशन से और क्लियर कर देती हूँ. द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द वैल्यू विच इज द हायर अमंग म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड द एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. But in certain cases, if rent controllable act is applicable, then standard rent is also taken for calculation the GAV. So कुछ calculations भी होती है gross annual निकालने के लिए, but main formula उसका यही होता है. ठीक है. Next concept आ जाता है इसमें deduction under section 24. The deduction under section 24 includes standard deduction at the rate
30% ऑफ NAV, NAV क्या हो जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड फॉर एनी लोन टेकन फॉर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी। अब इसमें जो LOP है उसका कोई भी लिमिट नहीं होती है, उसकी नो लिमिट होती है। जितना भी आप इंटरेस्ट बोरो करोगे, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर LOP एंड SOP के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डिडक्शंस हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन का परसेंटेज कितना है 30%, एंड 30% ऑफ व्हाट NAV, नेट एनुअल वैल्यू। और NAV कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आगे फॉर्मेट डाला है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक नोट भी मेंशन किया है मैंने नीचे, देयर इज नो लिमिट फॉर डिडक्शन फॉर ऑफ बोरोड फंड्स फॉर LOP लेट आउट प्रॉपर्टी बट फॉर SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इफ लोन इज टेकन priorly to 1 April 1999 then maximum limit is 30,000 whereas after 1 April 1999 then the maximum deduction is rupees 2 lakh। जो लोन 1 अप्रैल 1990 के पहले लिया है तो मैक्सिमम आपको 30,000 का लोन 30,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर वो लोन जो भी आपका टैक्स वो है वो अगर 1 अप्रैल 1999 के आगे जाता है और ऊपर जाता है तो आपको 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन पे करना पड़ेगा। मैं आपको ये रिपीट करती हूँ अगेन, देयर इज़ नो लिमिट फॉर डिडक्शन फॉर बोरोड फंड फॉर LOP। सो LOP के लिए दो टाइप के फंड्स मतलब दो डिडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड है। फर्स्ट है 30% ऑफ NAV एंड सेकेंड आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। लेकिन हम SOP की बात करें तो SOP में अगर हम SOP की बात करें तो उसमें एक ही हमें लिमिट मिलती है, वो की है इंटरेस्ट ऑन बोरोड का, और उसमें भी लिमिट होती है कि अगर आप 1 अप्रैल 1919 से पहले दे देते हो तो 30% का एंड मैक्सिमम लिमिट होता है, एंड जब अगर आप 1919 से ऊपर देते हो तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख का देना पड़ता है। तो ये आपको एक लर्न करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है म्युनिसिपल वैल्यू क्या आती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तीनों चीज़ से मिलके बनता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है, इट इज़ द रेंट चार्ज टू सम प्रॉपर्टी विच इज़ बिसाइड आवर प्रॉपर्टी। हमारे बाजू में जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट है सेम वही रेंट हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही फेयर रेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट किसे कहा जाता है, इट इज़ द रेंट डिसाइडेड एज पर रेंट कंट्रोलेबल एक्ट। कंट्रोलेबल एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेंट डिसाइड हुआ जाता है उसको स्टैंडर्ड रेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होता है, जो हमें एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है रेंट, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेंट विच इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड। जो भी लैंडलॉर्ड है उसको जो रेंट एक्चुअली में रिसीव्ड हुआ है वो रेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। लास्ट वन आ जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ रेंट विच इज़ नॉट येट रियलाइज्ड। सो ये ऐसा रेंट होता है जो अनरियलाइज्ड है, जो रियलाइज नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर यू क्लियर। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट आ जाता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी MV, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर रेंट होगा वो हम फर्स्ट लिख लेंगे। उसमें से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सो जो लास्ट ईयर जो ऑनर ने पे किया होगा उस टैक्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इससे। देन हम डिडक्शंस को लेस करेंगे। डिडक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 24 को जो भी डिडक्शंस आते हैं, फर्स्ट आ जाता है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 30% ऑफ NVA, उसको माइनस करेंगे, लेस करेंगे। उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, ADD, unrealized rent covered less than 30% of such rent, and errors of rent received less
30% ऑफ सच रेंट। सो इन दोनों को माइनस करके जो हमारा आंसर निकलता है वो आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर अगर एक एसएससी के पास 4 घर है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, पहले रूल होता था कि इन सब प्रॉपर्टीज़ में जो भी एक प्रॉपर्टी होगी वो होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बट अब ऐसा रूल आ चुका है कि दो प्रॉपर्टी को हम अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रख सकते हैं। सो जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हमारी होंगी वो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होंगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DLOP भी बोला जाता है। जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी क्या हो जाती है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DLOP। सो अब हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? हम पहले देखेंगे हमारी म्यूनसिपल वैल्यू जो है 5 लाख एंड फेयर रेंट हमारा है 4,50,000। तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? जो कि हायर है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो कौन सा है? अभी इसमें फर्स्ट हाउस में हमारा 5 लाख है, सेकेंड हाउस में हमारा 4 लाख है, तो हम 4 लाख को लिख लेते हैं यहाँ पे। हाउस थर्ड में हमारा 6 लाख है, तो इसमें हम 6 लाख लिख लेते हैं। दोनों में से हम चेक करा हमने कि 6 लाख हमारा बड़ा है। एंड देन हाउस 4 में 7 लाख है। अब इनमें से क्या होगा? जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अगर हमने इनमें सब में से चेक करा तो 7 लाख सबसे बड़ा है। 7 लाख को हम क्या कर लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रख लेंगे, अपने खुद के यूज़ के लिए रख लेंगे इसको। देन इससे छोटा कौन सा आएगा? यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमारे काम के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको ये चीज़ खुद ही कंसिडर करनी है। देन जो बाकी के बचे हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? DLOP। DLOP मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को होगा, आपको ये खुद ही कंसिडर करना है। आई होप अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना आप शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सुपर सून।